बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। सुल्तान अहमद अल-आरज सादी ने दौलत उस्मानिया और बारबरोसा की क़यादत में अलजायरी कौम की तरफ से की जाने वाली कोशिशों से पूरी तरह इस्तेफ़ादा किया। अहमद अर्ज ने आसफ़ी और अरमूद के शहर का मुहासरा कर लिया। ये 941 हिजरी मुताबिक 1534 ईस्वी की बात है। करीब था कि शहर सादियों के हाथों फतह हो जाता, लेकिन इस असना में पुर्तगालियों ने इस मैसूर शहर के लिए कुमक रवाना कर दिया और इस तरह उस्मानियों और मगरब की इस्लामी फ़ौजों के दरमियान मसीहों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद की इब्तिदा हुई। जब पुर्तगाल के बादशाह जॉन साल्स को अतला मिली कि 3 रबीउल अव्वल 941 हिजरी 13 सितंबर 1534 को उस्मानिया बहरिया खैरुद्दीन की क़यादत में शुमाली अफ्रीका पहुंच चुकी है, तो इसने सब्ता और तनबा जैसे बाज़ मराकज़ से इनखला के बारे सोच विचार शुरू कर दी। चूँकि ये इलाके बहर मुतवस्सत के मगरब में मसीहों के मफादात के दफ़ा और अलजज़ीरा नुमा इबेरिया अंदलस से उस्मानी हमलों को रोकने के हवाले से ख़ास अहमियत के हामिल थे। इसलिए शाह यूहन्ना साल्स ने तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात, सरदारान और अपने मुल्क के असाक़फ़ा के पास एक ख़त भेजा और बाज़ पुर्तगाली इलाकों को जो मगरब अक्सा के जनूब में वाक़या थे खाली कर देने के बारे में मशवरा तलब किया। इस ख़त का मकसद इन सवालात का जवाब मालूम करना था कि क्या आसफ़ी और आज़मूद को मगरब अक्सा के हवाले कर दिया जाए या इनसे इनखला ज़रूरी है, फिर इन दोनों से इनखला ज़रूरी है या इनमें से बाज़ इलाकों से इनखला काफ़ी है। अगर इनकी हिफाजत ज़रूरी है तो क्या किलों की तरफ लौटा जा सकता है ताकि अखराजात कम हो जाएं। फिर इससे पैदा होने वाले नुकसानात क्या होंगे और इन नुकसानात से हम कैसे निपटेंगे। पुर्तगाल के फरमारवा को इसके बारे कई जवाबात मौसूल हुए। बाज़ लोगों का जवाब ये था कि जनूबी इलाके जो पुर्तगालियों के कब्ज़े में हैं इन पर कब्ज़ा बाकी रखना चाहिए, जबकि बाज़ इस हक़ में थे कि पसपाई बेहतर रहेगी। दीनी रहनुमाओं का जवाब तकरीबन एक जैसा था कि जनूबी इलाकों से पसपाई अख्तियार की जाए और बादशाह दफ़ा के मौजूदा तमाम वसाइल जनूबी मराकज़ से शुमाली मराकज़ की तरफ मुंतकिल कर दे ताकि खैरुद्दीन बारबरोसा की क़यादत में उस्मानी ख़तरों को सदबाद किया जा सके। अस्कफ़ ने बादशाह को ये नसीहत की कि सांता क्रूज़, आसफ़ी और आज़मूद से इनखला ज़रूरी है, क्योंकि इन पर उठने वाले अखराजात के मुकाबले में इनकी अहमियत बहुत कम है। अस्कफ़ की नज़र में फ़ौजों का फ़ास की तरफ बढ़ना बेहतर था। इसने बादशाह को ये नसीहत भी की कि सब्ता के दफ़ा के लिए ज़्यादा वसाइल मुहैया किए जाएँ, क्योंकि अंदेशा है कि खैरुद्दीन इस पर हमला आवर होगा। अलजायर में उस्मानियों की मौजूदगी का मगरब के बारे पर पुर्तगाली फरमारवा के मौक़िफ़ का पर बड़ा असर पड़ा। इसने इस इलाके में अस्करी कार्रवाइयाँ रोक दी। इस तरह त्यूनस पर उस्मानियों के कब्ज़े ने पोप और चार्ल्स पंजम को परेशान कर दिया और उन्होंने इसे मसीहत और मुल्क के अतराफ़ व जवानब के साथ इसके मवासलात के बहरी खतूत के लिए बराह रास्त धमकी ख्याल किया। उस्मानी धमकी की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। इसके अलावा दौलत उस्मानिया ने सिसिली और अफ्रीका के दरमियान तंग रास्तों पर अपने कब्ज़े को यकीनी बना लिया। हिस्पानिया ने इस मौके पर जो मौक़िफ़ अख्तियार किया वो बिल्कुल वाज़िह था। वो ये था सख्त रद्द-ए-अमल दौलत उस्मानिया बलाद फ़ारस में शिया रवाफ़ज़ के साथ जंग में मशगूल हो गई। हालांकि इधर यूरोप में चिपकलस पूरे ज़ोरों पर थी। फ्रांस के बादशाह फ्रांस अव्वल ने चार्ल्स पंजम से वादा किया कि वो इस मामले से अलग थलग रहेगा। चार्ल्स सोच विचार करने लगा कि शुमाली अफ्रीका में किस तरफ का रुख करे, अलजायर का या त्यूनस का, लेकिन सुल्तान हसन बिन मोहम्मद हफ्सी की दरख्वास्त और इस्तांबुल के त्यूनस से अमल दखल को ख़त्म करने की रग़बत ने चार्ल्स पंजम को त्यूनस पर हमला करने की तरफ माइल कर दिया। चार्ल्स खाम्स ने एक बहुत बड़ी बहरी कार्रवाई की और इसकी खुद क़यादत की, जिसमें 30,000 हिस्पानी, हॉलैंड, जर्मनी, बोगलिसी, सकीली सिपाहियों ने हिस्सा लिया। ये लोग 500 जहाज़ों पर सवार थे। बादशाह जब बार्सिलोना की बंदरगाह से जहाज़ पर सवार हुआ, जब इसके जहाज़ ट्यूनिस के सामने लंगर अंदाज हुए तो तरफ़ैन में सख्त मार के हुए और बिलाखिर
42 हिजरी मुताबिक 1535 ईस्वी 4 को उस्मानिया का त्यूनस पर कब्ज़ा हो गया। इसकी वजह से ये थी कि खैरुद्दीन के पास इतनी फ़ौज नहीं थी कि वो इस हमले को रोकता। इस्लामी लश्कर की तादाद 7000 उस्मानी सिपाही जो खैरुद्दीन तक पहुंच पाए थे और तकरीबन 5000 त्यूनस के रहने वाले लोग थे, जबकि अरब जहाद से पीछे रहे। अलगर्ज चार्ल्स ने त्यूनस की बंदरगाह हलक अल-बाद के किला पर कब्जा कर लिया और हसन बिन मोहम्मद को इसका हाकिम मुकर्रर कर दिया। चार्ल्स और हसन के दरमियान तय पा जाने वाला मुआहदे के मुताबिक बूना और महदिया उस्मानिया की मलकियत में दे दिए गए। उस्मानिया ने बूना पर तो फ़ौरन कब्जा कर लिया, लेकिन महदिया उस्मानियों के कब्ज़े में रहा। इस वजह से हसन अपना किया गया वादा पूरा ना कर सका। इस पर उस्मानिया ने ये शर्त आयद की कि वो तराबलस में यूहन्ना मुक़द्दस के घोड़सवारों का हलीफ और मददगार होगा, उस्मानियों को हमेशा दुश्मन समझेगा और कम से कम 2000 उस्मानियों के अखराजात पूरे करेगा, जो हलक अल-बाद के किले में बतौर मुहाफ़िज़ रहेंगे। चार्ल्स पंजम इसके बाद उस्मानिया लौट आया और जिस वक़्त सुल्तान सुलेमान कानूनी बिलाद फ़ारस में राफसी शियों से बरसरे पेकार था, चार्ल्स अपने फतह मंद लश्करों का इस्तकबाल कर रहा था। ट्यूनिस में लश्कर शिकस्त खाने के बाद खैरुद्दीन अलजायर वापस आ गया। पहले वो कुस्तुनतुनिया के शहर में ठहरा और फिर यहाँ से उस्मानिया के ख़िलाफ़ किसी और मुहाज़ पर जंग करने की तैयारी करने लगा। अब खैरुद्दीन के लिए लाजम हो गया था कि वह उस्मानिया से इस शिकस्त का बदला ले। वो कुछ वक़्त तक अलजायर के शहर में ठहरा। उस्मानी इस्लामी बहरिया का लकबुद्दान पाशा बहरिया का सबसे बड़ा मनसबदार होने की हैसियत से वह तमाम जिम्मेदारियां पूरी करे जिनका जदीद प्लान मतकाजी था। अब इसके लिए ज़रूरी था कि वो चार्ल्स पंजम को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए और इस तरह की एक कारी ज़रब लगाए जिस तरह की कारी ज़रब खा चुका था। सो इसने उस्मानिया के बलियार नामी जजीरों और इसके जनूबी सालों पर हमला कर दिया और जबल तारक की अबनाई को अबूर करके अमेरिका से वापसी आने वाले हिस्पानवी और पुर्तगाली जहाज़ों पर जबट पड़ा जो सोने और चांदी से लदे हुए थे। इस वाक़े ने पूरी मसीहत को झंझोर कर रख दी और चार्ल्स थॉमसन की परेशानी की तो हद ना रही, जो ये सोचे बैठा था कि खैरुद्दीन 942 हिजरी मुताबिक 1535 में त्यूनिस की शिकस्त के बाद कभी सर नहीं उठा सकेगा। दूसरी तरफ 943 हिजरी मुताबिक 1536 ईस्वी में दौलत उस्मानिया ने मुल्क सतह पर फ्रांस के साथ मुआहदा कर लिया। इसे त्यूनिस पर उस्मानिया के हमले का रद्द-ए-अमल ख्याल किया जाता है। मुक़द्दस रोमी शहनशाहियत को यूं लगा कि इसके दुश्मनों फ्रांस और दौलत उस्मानिया की तरफ से इसका घेराव कर लिया गया हो, इसलिए इसके दरमियान जंग व जदल का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। हिस्पानिया और पुर्तगालियों के अहदाफ एक जैसे थे, बिलाद मगरब के मराकज़ पर कब्ज़ा करने के, कहीं उस्मानी जजीरा नुमा इबेरिया में दाखिल न हो जाएं। 943 हिजरी मुताबिक 1536 में शाह अहमद तास को वादी अल-बेद के करीब बैरी अकबा के मुकाम पर साइदियों के मुकाबले में शिकस्त हो गई। वजह यह थी कि मखलूक कबाइल जिन्हें वतासी लश्कर का मुकदमा अल-हबीश होना चाहिए था, जंग में शरीक ना हुए और पूरे लश्कर में अफरा तफरी फैल गई। इस हज़ीमत के बाद अहमद वतासी पुर्तगाल के करीब हो गया, क्योंकि इसने सोचा उस्मानी हिस्पानिया के ख़िलाफ़ जंगों में मसरूफ़ हैं। दोनों के दरमियान 11 साल के लिए मुआहदा हो गया, जिसकी रूह से असलिहा तनबा और कसर सगीर के करब हुआ। जवार में मकीम मगरबी शाह फास की अदालती इक़्तिदार के मातहत आ गए। इस तरह शाह वतासी के तजारत पेशा लोगों को इजाज़त मिल गई कि आज़ादी के साथ इन इलाकों में कारोबार कर सकें, सवाए असला और ममनू अशिया ख़रीदने के। और जब उस्मानी या फ्रांसीसी या उस्मानिया और पुर्तगाल के अलावा किसी दूसरे मसीह मुल्क के जहाज़ पुर्तगाली इलाकों की तरफ माल लेकर आएँ जो कि मगरबियों से लिया गया हो, तो पुर्तगाली इनसे कोई चीज़ ना खरीदे। इस तरह मगरबी लोग उस्मानी ताजरों से हरगिज़ कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, बल्कि मालो नीमत जो पुर्तगाली या हिस्पानिया वालों से छीना गया होगा, इसको छीनने की कोशिश करेंगे और अगर बन पड़ेगा तो हर मुल्क दूसरे को ये माल गनीमत वापस करने का पाबंद होगा। पुर्तगालियों ने इस तरह का मुआहदा सादियों से करने की कोशिश की और मौला अहमद अरज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए एक वक्त मराकश भेजा। मौला अहमद अरज ने मुआहदे की पेशकश को कबूल कर लिया, क्योंकि इसे अपनी तरक्की पजीर मुमलकत के मामलात को
منظم کرنے کی سخت ضرورت تھی۔ بالخصوص 943 ہجری مطابق 1536 کو بیر عقبہ کے میدان میں وطاسیوں کے خلاف کامیاب حاصل کرنے کے بعد 25 ذی القعدہ 944 ہجری مطابق 25 اپریل 1537 کو دونوں ملکوں کے درمیان 3 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا اور فریقین کے درمیان تجارتی لین دین کے بھی امکان پیدا ہو گئے۔ وطاسیوں اور سعدیوں کے تقرب سے پرتگالیوں کا مقصد ایک طرف عثمانیوں اور ان کے درمیان حقیقی تعاون کی راہ روکنا تھا اور دوسری طرف وطاسیوں اور سعدیوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کی راہ کو روکنا تھا، کیونکہ اس طرح کے کسی بھی تعاون کا مطلب تھا مغرب میں جزیرہ نما ایبیریا اندلس کے مفادات پر ضرب لگانا اور خطرہ پیدا کرنا، اور سب سے اہم بات تھی ہسپانیہ اور پرتگال کا یہ خوف کہ کہیں دولت عثمانیہ آگے بڑھ کر جزیرہ نما ایبیریا میں داخل نہ ہو جائے اور اندلس کو واپس لینے کا ہدف حاصل نہ کر لے۔ خیر الدین باربروسا اپنے منصب کبودان پاشا بحریہ کا سب سے بڑا منصب کے حسب اقتصاد عثمانی بحریہ کو منظم کرنے میں مصروف ہو گیا اور بحر متوسط کے مشرق علاقوں میں اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ حسن آغا توشی جو ان کا نائب تھا، نائب ہیلر بیگ کوئی منصب ہے کی حیثیت سے یورپی بحری ڈاکوؤں سے دور دو ہاتھ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ حسن کو جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی شخصیت الجزائر میں شجاعت و بہادری کا نمونہ تھی۔ وہ شمالی افریقہ کے اسلامی علاقوں کے دفاع میں جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں عثمانی اثار و قربانی کی ایک روشن مثال بن کر ابھرا۔ الجزائر نے بڑا رائے و دبدبہ و جلال حاصل کر لیا۔ مسیحی اقوام اپنے عظیم بادشاہ شہنشاہ چارلس پنجم کی حکومت سے مدد مانگنے لگی اور اس کے جھنڈے تلے پناہ تلاش کرنے کے لیے دور پڑی۔ ان میں سے پوپ پال سالس کا نام سرفرست ہے۔ 946 ہجری مطابق 1539 کو چارلس پنجم نے خیر الدین سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی امیدیں برن آئیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس نے خیر الدین کو ورگلانے کی کوشش کی تھی کہ تھوڑے سے جزیے کے بدلے میں شمالی افریقہ کا تمہیں حاکم تسلیم کرتا ہوں، لیکن خیر الدین نے اس چال کو ناکام بناتے ہوئے اس عزت افزائی سے انکار کر کے چارلس کو ناکام بنا دیا تھا، کیونکہ چارلس پنجم الجزائر کے ساتھ معاہدہ کر کے فرانسیسی اور عثمانی معاہدے کا جواب دینا چاہتا تھا اور اس طرح شمالی افریقہ کو استنبول سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب دولت عثمانیہ اور افریقہ کے درمیان اتحاد ختم ہو جائے گا تو شمالی افریقہ اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے گا اور اس کا سقوط آسان ہو جائے گا۔ حسن آغا توشی امن و امان قائم کرنے، حکومت کو مضبوط بنیادیں فراہم کرنے اور ملک کے تمام علاقوں کو الجزائر کے مرکزی اقتدار میں متحد کرنے میں منہک ہو گیا۔ مصطفیٰ نام کے شہر نے جب عطیت قبول کر لی تو وہ مغرب جنوب مشرق کی طرف بڑھا اور ذئاب کے دارالحکومت بکرا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے مضافاتی علاقوں کو فتح کر کے ایک قلعہ تعمیر کیا اور وہاں محافظ فوج متعین کر دی۔ جمادی الاول 949 ہجری ستمبر 1539 عیسوی کو عثمانی لشکر جہازوں پر سوار ہوا۔ یہ لشکر 1300 سپاہیوں پر مشتمل تھا جو 13 جہازوں پر سوار تھے۔ لشکر ہسپانیہ کی طرف چل پڑا۔ حسن آغا کی قیادت میں جب یہ لشکر سال پر پہنچا تو ایک شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور اس میں موجود مال و دولت، کھانے پینے کی اشیاء اور مال غنیمت مسلمانوں کے لیے اکٹھا کر لیا۔ اس لشکر نے ہسپانیہ کے جنوبی ساحل کو خوب تاراج کیا۔ ہسپانیوں کا بہت سا مال و متاع ہاتھ لگا، بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں سے بعض کو غلام بنا کر مغرب اقصی کے شمالی علاقوں بالخصوص نتوان میں بیچ دیا۔ پھر میدان جنگ کی طرف لوٹا اور جب الجزائر واپس آنے کا ارادہ کیا تو راستے میں ایک بہت بڑے قلعے سے مڈبیر ہو گئی۔ یہ ایک ہسپانوی قلعہ تھا جس کے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ فریقین کے درمیان سخت معرکہ ہوا، دونوں طرف سے چند جہاز غرق ہوئے، لیکن اس عظیم معرکے میں ہسپانیہ کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ چارلس پنجم نے بحر متوسط کے مغربی علاقے میں اسلامی تحریک جہاد کو ختم کرنے کی غرض سے ایک بھرپور عسکری حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا، براعظم یورپ میں کسی حد تک امن کی فضا قائم ہو گئی، کیونکہ محرم 945 ہجری مطابق 25 اکتوبر
1541 کو فرانس کے ساتھ ملیس کا معروف معاہدہ طے پا گیا۔ یہ معاہدہ 10 سال کے لیے منعقد ہوا۔ 40 خامس الجزائر کے شہر کے سامنے لنگر انداز ہو گیا۔ جب حسن آغا توشی نے یہ صورتحال دیکھی تو الجزائر کی بڑی بڑی شخصیات اور ملک کے قابل عزت لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں اسلام اور وطن کی خاطر جہاد کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا، دشمن ہمارے سر پر پہنچ چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کو قیدی بنائیں، شہید ہو جاؤ دین حنیف کی راہ میں۔ یہ اراضی ہم نے طاقت کے زور سے فتح کی ہے، اب ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی تو کامیابی یقینی ہے۔ ہم اہل حق ہیں۔ مسلمانوں نے انہیں دعائیں دی اور دشمن کے خلاف جہاد میں ان کو مدد کی یقین دہانی کرائی۔ سو حسن آغا لشکر ترتیب دینے اور جنگ کی تیاری کرنے میں جٹ گیا۔ دوسری طرف عثمانیہ والوں نے اپنے بچاؤ کا سامان منگوانا شروع کیا۔ چارلس پنجم حسن آغا کی تیاریاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ حسن آغا کو دھوکہ دیے۔ اس نے اپنے کاتب کو ایک خط لکھنے کا حکم دیا۔ اس خط میں اس نے آغا حسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو جانتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، پوری مشیت میرے ماتحت ہے، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو قلعے فوراً میرے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو میری گرفت سے بچا لے، جا وگر نہ میں قلعے کے پتھروں کو سمندروں میں پھینک دینے کا حکم دوں گا، اور پھر نہ کچھ تیرے ہاتھ رہے گا اور نہ تیرے آقا کے ہاتھ اور نہ ترکوں کے ہاتھ میں، پورے ملک کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ یہ خط حسن آغا تک پہنچا، انہوں نے اسے پڑھا اور بڑی متانت سے جواب دیا، میں سلطان سلیمان کا خادم ہوں اور قلعے پر قبضہ کر لے۔